दोस्तों, इस वीडियो में हम सब भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत का एक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम सब जानते हैं। भारत भारत सबसे पहले ये जो हमारे देश का नाम है भारत, यह नाम कहाँ से पड़ा? तो हमारे देश का सबसे प्राचीन जो नाम है वो भारत ही है। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि भरत नामक एक शासक थे, उनके नाम पर ये पड़ा। वायु पुराण में ये बताया गया कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और फिर विष्णु पुराण में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हमारे देश को आर्यावर्त भी कहा जाता है। आर्यावर्त, जहाँ आर्यों का निवास स्थान हो उसे आर्यावर्त कहते हैं। हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान नाम अरबी और फारसी लेखकों के द्वारा दिए गए। अरबी और फारसी लेखकों ने भारत को हिंदुस्तान कह के संबोधित किया और फिर बाद में ग्रीक राइटर्स, यूनानी लेखकों ने भारत को इंडिया कह के संबोधित किया। इंडिया जो शब्द है वह ग्रीक का शब्द है और ग्रीक का एक शब्द होता है इंडोई। इंडोई से निकला हुआ शब्द है इंडिया। तो हमारे देश का कई सारा नाम मिला, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया, जैसे हमारे देश के नाम मिले। हमारे संविधान में कहा गया, संविधान का अनुच्छेद 1 ही कहता है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो कि भारत है। संविधान में ये शब्द लिखा हुआ, इंडिया दैट इज भारत। भारत, इंडिया जो कि भारत है। आइए अगला देखते हैं, ये भारत है कहाँ? पृथ्वी पर भारत है कहाँ? तो पृथ्वी पर भारत है उत्तरीय पूर्वीय गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वीय गोलार्ध में अपना यह भारत स्थित है। ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध क्या होता है देखते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं, ये काल्पनिक अक्षांश रेखाएं, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है। काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इन अक्षांश रेखाओं में जो बीच की भी रेखा, जो बिल्कुल मध्य की रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री के नाम से जाते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। उस भूमध्य रेखा के जो ऊपर है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणीय गोलार्ध कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि अक्षांश रेखा के आधार पर, और कौन सी अक्षांश रेखा? भूमध्य रेखा। किस रेखा को भूमध्य रेखा कहेंगे? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहेंगे। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, एक को उत्तरी गोलार्ध, दूसरे को दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में क्या है? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं भी खींची गई। कौन सी रेखाएं खींची गई? देशांतर रेखा। इस अक्षांश रेखा जो सबसे ऊपर होगा यहाँ पे उसे उत्तरी ध्रुव, यहाँ जो सबसे नीचे होगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती हो उसको क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा बोलते हैं, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो देशांतर रेखा है उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो देशांतर रेखा है, इसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा वो पृथ्वी को मध्य से गुजरती है। लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक को बोलते हैं क्या? पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। और दूसरे को बोल देते हैं क्या? पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध।
तो हमने देखा कि देशांतर रेखा जो है वो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। कैसे बांटती हैं हम सब इसमें ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये मान लो ग्लोब है, ये ग्लोब है, इस ग्लोब में जो बीच में हम सब देख पा रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी में चारों तरफ जो इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो बिल्कुल बीचों बीच में है उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। और यही भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमने कहा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला देती हो, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हो उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। अब अगर हम देखिए यहां से अगर यहां तक हम आए तो एक देशांतर रेखा कंप्लीट हुई अपने आप में, लेकिन ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं बांट पाई। क्यों? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ही नहीं कर सकी। तो इसके लिए अगर यहाँ कोई देशांतर रेखा इधर है तो उसके जस्ट अपोजिट की कौन सी देशांतर रेखा होगी? तो ऐसी देशांतर रेखा जिसका a प्लस बी का जो ऐड हो वो 180 आता हो। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 0 प्लस 180, तो 180 ही होगा। तो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट की जो लाइन होगी वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें 1 डिग्री जो है वेस्टर्न जो है लॉन्गिट्यूड प्लस 179 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये मिलकर के पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देगी। ये दोनों मिलकर के पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देंगी। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि पृथ्वी पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों रेखाएं मिलकर के पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटी? दो बराबर भागों में बांटी। तो हमको क्या मिला? हमको अगर सब देखें तो मिला क्या कि एक इस प्रकार से रेखा मिली जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड की, और एक इस प्रकार से रेखा मिली जो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड की, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम सब देखें, अगर हम कहें हमारा अपना भारत यहाँ पे है, अपना भारत कहाँ है? यहाँ पे अपना भारत हो, तो आप क्या कहेंगे? भारत कहाँ हो? देखो अगर इस रेखा के आधार पे अगर हम सब देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन अगर इस रेखा के आधार पर देखें, देशांतर रेखा के आधार पर देखें, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात अक्षांश रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में। इसीलिए कहा जाता है कि जो अपना भारत है यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब आइए हम सब मैप आप देख रहे हो, ये जो मैप है ये भारत का मैप है। इस मैप में हम सब देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बताया था इस प्रकार से जो रेखा होगी, लाइंस होगी, उसे अक्षांश रेखा बोलेंगे। जो इस प्रकार से लाइंस होगी उसको देशांतर रेखा बोलेंगे। कौन सी रेखा बोलेंगे? देशांतर रेखा बोलेंगे। आइए देख लेते हैं हम सब। देखिए ये भारत है अपना। इस भारत में आप लोग यहां आप सब देख रहे होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत। ये भारत का जो है सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसको की बीथू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? की बीथू के नाम से जानते हैं। आपको बताया गया जो इस प्रकार से रेखाएं ड्रा की जाएंगी, लाइंस होगी, वो देशांतर रेखा होगी। और यहाँ पे जो देशांतर रेखा है उसका क्या नाम है? वो कौन सी देशांतर रेखा है? तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा। अगर इस प्रकार से लिखा है तो डिग्री है, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ तो मिनट है, और इस प्रकार से लिखा है सिंबल है तो वो सेकेंड होता है। ऐसा आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, 8 और 9th की मैथ की किताब में भी आपको ऐसा डिग्री, मिनट और सेकेंड के बारे में इस प्रकार के आपको सिंबल पढ़ाए गए। तो ये लिखा हुआ आपका 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह कौन सी देशांतर रेखा है? 97 डिग्री 25 मिनट है, जिसे हम सब कीवीथू के नाम से जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में भारत। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु, उसका नाम है गुहार मोती। गुहार मोती यह गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले में है। और ये कौन सी देशांतर रेखा है? तो ये देशांतर रेखा है 68 डिग्री और 7 मिनट।
कौन सी देशांतर रेखा है? 68 डिग्री 7 मिनट। अगर हम सब भारत की यहाँ बात करें, भारत की, ये अगर हम बात करें भारत की मुख्य भूमि, जो मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि की अंतिम छोर क्या है? तो यह है 8 डिग्री और 4 मिनट। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। यह कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। इसी को केप कमोरिन भी कहते हैं, केप कमोरिन कहते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। सबसे अगर भारत में सबसे अगर हम ऊपर जाएं तो हमको जो अक्षांश, ये कौन सी रेखा? ये अक्षांश रेखा, ध्यान दीजिएगा, ये अक्षांश रेखा। अगर हम भारत में सबसे ऊपर जाएं तो हमको जो रेखा मिलेगी वो मिलेगी 37 डिग्री और 6 मिनट। क्या मिलेगा? 37 डिग्री 6 मिनट। उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं इंदिरा काल के नाम से जानते हैं, इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। ये तो रही बात भारत के मुख्य भूमि की। ये यहाँ इंदिरा काल, यहाँ जो है केप कोमोरिन, यहाँ पे जो है किवीथू, यहाँ पे जो है क्या, गुहारमती। लेकिन ये मुख्य भूमि की बात। लेकिन भारत का ये भी तो बिंदु है, ये भी तो भारत का हिस्सा है। और भारत, ये अंडमान निकोबार, ये भी तो भारत का हिस्सा। तो यहाँ हम सब देखते हैं ये कौन सा है? तो ये है, इसे हम सब किस नाम से जानेंगे? तो पहले ये कौन सी अक्षांश रेखा है? तो ये 6 डिग्री और 45 मिनट अक्षांश रेखा है। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। अभी देखना हमें, अगर आपसे अभी कोई पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो आप कहेंगे किवीथू है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहारमती है। कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा काल है। कहाँ है? लद्दाख में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। इसी को केप कमोरिन के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। अगर आपसे पूछे भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। आइए थोड़ा सा और जानते हैं भारत के बारे में। भारत के लगभग मध्य से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा गुजरती है। आप सब देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ से जो गुजर रही है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। यहाँ जो गुजर रही है वो 68 डिग्री और 7 मिनट है। यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, यहाँ से, जिसे हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये जो रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरेगी। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरेगी? तो 5 राज्यों से होकर के गुजरेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरेगी। आपसे पूछा जाए ये कहाँ से गुजरती है, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। कुछ स्रोत ऐसे कहते हैं कि ये मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर के गुजरती है? मिर्जापुर से होकर के। लेकिन आपसे अगर पूछेंगे कि यह भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आपको बताना है कि यह नैनी से गुजरती है। इसे इंग्लिश में IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा को IST कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय मानक समय रेखा किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं। ध्यान देना, जो हमारा भारतीय समय है, हमारा जो भारतीय समय है वह 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। किससे आगे है? GMT से।
0 डिग्री देशांतर रेखा से, 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लीजिए यहाँ है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो 5 घंटा 30 मिनट का है। ये अंतर कैसे है? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट ही क्यों होता है? तो पृथ्वी लगभग है गोल। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी लगभग गोल है, और एक जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। पृथ्वी अपना ये पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। अगर इसे हम देखिए 1 घंटा में पृथ्वी कितना घूम जाएगी? तो 15 डिग्री घूम जाएगी। अब 1 घंटा 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर इस आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दें तो ये 60 मिनट हो गया। 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना निकला? 1 डिग्री बराबर कितना निकला? तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकला। कितना निकला? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अगर आप यहाँ देखें 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री और 82.5 डिग्री का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5.5 घंटा। कैसे? अगर आप 82.5 को 4 से अगर गुणा कर दें, 82.5 गुणे 4 तो ये 330 होगा, और अगर इसे हम घंटे में कन्वर्ट कर दें तो 5.5 घंटा होगा। कितना होगा? 5.5 घंटा होगा। तो आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा GMT से ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, तो आपको बताना है कि यह 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है ये 5.5 घंटा आगे। पहली बात तो ये हमने जाना कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वह 5.5 घंटा आगे है। दूसरी बात, भारत का जो पूर्वी बिंदु है किवीथू और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, इनके बीच का जो समय अंतराल है वो 117 मिनट का है। कितने मिनट का है? 117 मिनट का है, लगभग 117 मिनट का है, या हम कहते हैं कि लगभग 2 घंटे का है। कितने घंटे का है? 2 घंटे। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कि भारत में ही सूर्य निकलने के, भारत के पूर्वी हिस्से में जब सूर्य निकलता है तो वहां सूर्य निकलने के 117 मिनट के बाद भारत के पश्चिमी हिस्से में सूर्य निकलता है। क्यों? अगर हम सब इन दोनों का अंतर लें, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट का अगर हम अंतर लें तो इसका जो अंतर निकल करके आएगा ये 29 डिग्री और 18 मिनट होगा। कितना होगा? 29 डिग्री और 18 मिनट इसका अंतर निकल करके आएगा। ये 18 मिनट डिग्री वाला है, ध्यान देना। यहाँ 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यहाँ अगर देखें 1 डिग्री होती है 60 मिनट। जैसे मान लो ये है 29 डिग्री 59 मिनट, ठीक। लेकिन अगर यही 60 होगा तो ये 29 डिग्री की जगह ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ध्यान दें ये डिग्री, ये जो मिनट है ये डिग्री वाला मिनट है। तो हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। अगर हम 29 से गुणा कर दें 4 का तो ये निकलेगा 116। कितना निकलेगा? 116। अब जरा से ये आप 18 देखिए, अगर हम इस 18 की जगह 15 लिख दें, 15 15 और 15, अगर हम इसे 4 भागों में डिवाइड कर दें, 15 को 4 भागों में डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 60 का एक हिस्सा हो जाएगा ना, 15 60 का एक हिस्सा हो जाएगा। तो इस 15 का मतलब होगा क्या? 1 मिनट। इस 15 मिनट का मतलब हो जाएगा क्या? 1 मिनट। ध्यान देना। तो ये पूरा कितना हो गया? 117 मिनट। और यहाँ डिग्री के हिसाब से कौन सा मिनट बचा? 3 मिनट बचा, तो वह लगभग ना के बराबर है। तो जो भारत में जो समय अंतराल आता है पूर्वी बिंदु से लगाया पश्चिमी बिंदु का, वह कितना आता है? 117 मिनट का आता है। लेकिन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है भारत में कितना समय अंतराल है, तो आपको बताना है 2 घंटा। कितने का है? 2 घंटा। अगर एकदम एग्जैक्ट पूछ दे कि कितना है तो आपको 117 मिनट बताना है। कितना बताना है? 117 मिनट बताना है। अब अगला हम सब देखते हैं, भारत के लगभग मध्य से एक रेखा गुजरती है। भारत के लगभग मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है।
जिसको किस रेखा के नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के ये गुजरती। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपसे अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। अभी हमने आप थोड़ी देर पहले जब ये वीडियो स्टार्ट किया था, जब पढ़ाना ये स्टार्ट किया था, तभी हमने अक्षांश रेखा के बारे में बताया था कि जो इस प्रकार से जो रेखाएं हैं उसको अक्षांश रेखा बोलेंगे, और इसकी जो बीचों बीच की जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा बोलेंगे। बीचों बीच की रेखा क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा बोलेंगे। और इस रेखा की जो ऊपर है उसे उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा के जो नीचे है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से इस उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसी को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कर्क रेखा किसे कहेंगे, तो आप कहिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पे काटती हैं? तो एक दूसरे को कहां काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहां काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। आइए हम सब आगे अधिकारी बने। एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित सफलता के लिए आए भारत एकेडमी, छात्र संघ चौराहा, गोरखपुर। कॉल 9336549184। भारत में 9 ऐसे राज्य हैं। भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो कहां से लगे हैं? समुद्र से लगे। भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो किसे लगे हैं? समुद्र से लगे। इन राज्यों को तटीय राज्य बोलते हैं, कोस्टल स्टेट बोलते हैं। कौन सा स्टेट बोलते हैं? कोस्टल स्टेट बोलते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। वो कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में गुजरात जो है वो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा तटीय राज्य है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य। कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो कुल 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसमें गुजरात सबसे बड़ा और गोवा क्या है? सबसे छोटा है। गोवा क्या है? सबसे छोटा है। भारत में 7 ऐसे देश हैं। भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कितने भारत के लगे हुए देश हैं? तो 7 ऐसे देश हैं जो स्थल से, कहां से? स्थल से लैंड बाउंड्री टच करते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। कितना साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर अपनी सीमा बांग्लादेश साझा करता है। अगला देखें तो हमारे जो पड़ोसी देश चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। अगला अगर देखें तो पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर अपनी सीमा
साझा करता है। अगला जो आप सब देख पा रहे होंगे वो देश है क्या? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। कितना? 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला जो देश है उसका नाम है भूटान। कौन सा देश है? भूटान। भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। अगला जो देश है उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत 106 किलोमीटर लंबी अपनी सीमा साझा करता है। तो पहली बात तो अगर हम देखें कि बाउंड्री किसके साथ कितनी अधिक बाउंड्री, तो ये उसका क्रम रहा। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे अगर हम सब देखिए, अगर इसको पश्चिम से अगर हम दिशा में बढ़े तो सबसे पहले सबसे पश्चिम में पाकिस्तान मिलेगा हमको। आगे यहाँ देख रहे हैं अफगानिस्तान मिलेगा, चीन मिलेगा, नेपाल मिलेगा, भूटान यहाँ मिलेगा, बांग्लादेश और म्यांमार। दिशा अगर हमको याद रखनी है तो उसके लिए आपको मैप याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? मैप आपको याद रखना होगा। आगे हम सब देखें कि भारत पाकिस्तान के साथ कितने राज्य भारत के जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, तो पाकिस्तान के साथ भारत के जो राज्य लगते हैं उसमें है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान के साथ जो भारत के राज्य लग रहे हैं उसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ एक, वह है लद्दाख। चीन के साथ हम देखें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ सब सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत के जो राज्य हैं ये चीन के साथ लगे हुए हैं। अगला अगर देखें तो नेपाल मिलेगा। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ हम सब देखें तो बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर जो एक देश है, जो एक राज्य है उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम जो है तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ लगे हुए हैं। भूटान के साथ कौन लगा? तो भूटान के साथ हम देखें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश ये भूटान के साथ लगे हुए हैं। अगला अगर हम सब देखें कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन लगा है, तो पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, यहाँ हम सब देखें असम लगा हुआ है, मेघालय लगा हुआ है, त्रिपुरा लगा हुआ है और मिजोरम लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये बांग्लादेश के साथ लगे हुए। अगला अगर हम सब देख पाए तो यहाँ देखिए म्यांमार के साथ कौन कौन से देश लगते हैं, कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, तो वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये किसके साथ लगे? तो ये म्यांमार के साथ लगे। आपको बहुत ध्यान से देखना। अगला हम सब देखिए कि यहाँ आप सब देख रहे हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्थिति कुछ ऐसी है कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से एक ही देश के साथ घिरा हुआ है, तो वह राज्य होगा क्या? वह राज्य होगा त्रिपुरा। अगला हम सब सिक्किम को देखें। सिक्किम है, सिक्किम एक तरफ से नेपाल से, दूसरी तरफ से चीन से और तीसरी तरफ से भूटान से घिरा हुआ। मतलब सिक्किम ऐसा राज्य है जो एक तरफ से तो नेपाल से, दूसरी तरफ से कहाँ से? चीन से, और तीसरी तरफ से कहाँ से घिरा हुआ? तो भूटान से घिरा हुआ। अगला अगर हम सब देख पाए इस नक्शे को, अगर आप सब देखें तो इस नक्शे में आप लोग पाएंगे तेलंगाना पाएंगे, इस नक्शे में आप लोग छत्तीसगढ़ पाएंगे, इस नक्शे में आप लोग मध्य प्रदेश पाएंगे, यहाँ आप लोग झारखंड पाएंगे, यहाँ आप लोग क्या पाएंगे? हरियाणा पाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
झारखंड और हरियाणा, ये भारत के ऐसे राज्य हैं, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं और ना ही समुद्र से लगे हुए हैं। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं और ना ही कहाँ से लगे हुए, समुद्र से लगे हुए हैं। इन्हीं राज्यों को क्या कहते हैं, स्थल रुद्ध राज्य, लैंड लॉक्ड स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैंड लॉक्ड स्टेट बोला जाता है। कौन कौन से वो हैं, तो आप देखिए तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा। बाकी आप सब देखेंगे तो या तो ये समुद्र से लगे हुए हैं या तो फिर किससे लगे हुए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए। तो अभी तक हमने इतना जाना। भारत के बारे में और जानते हैं कुछ। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का कुल क्षेत्रफल है, लेकिन यह पूरे विश्व का मात्र 2.4% ही है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के पास कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको बताना है कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही भारत के पास है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल के आधार पे, किस आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं, तो वह देश है रूस, वह देश है कनाडा, वह देश है चीन, वह देश है अमेरिका, वह देश है ब्राजील और वह देश है ऑस्ट्रेलिया, वह देश है ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछा जाए कि भारत से बड़े बड़े कौन से देश हैं, तो वह है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत कौन से नंबर पे आता है, तो भारत 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पास, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। आगे हम सब देखिए, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत के पास विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अभी हाल ही में भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 हो गया है, दूसरे नंबर पे चाइना है, चीन है। जनसंख्या में भारत विश्व में नंबर 1 है और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% कहाँ पे है, भारत। ये भारत के समुद्र को हम सब देखते हैं। ये आप सब देख पा रहे होंगे, ये जो कोस्टल लाइन्स है, जो तटीय रेखा है, कुछ इस प्रकार से है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी है। इस तटीय रेखा को पहले हम सीधा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे जो सीधी हो लगभग। तो यहाँ ये तटीय रेखा है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, प्राकृतिक रूप से ये नेचुरली टेढ़ी मेढ़ी। इसको हम लोग सीधा करें, एक लाइन ड्रा करें जो क्या हो, लगभग जो पूरी तरीके से लगभग सीधी हो। इस रेखा को क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। आधार रेखा बोलेंगे, आधार रेखा बोलेंगे। तो आपने दो चीजें देखा, पहले तो ये मान लीजिए ये भारत है, ये भारत का तटीय क्षेत्र है, भारत का ये तटीय क्षेत्र है जो कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है इस प्रकार से। इसको हमने सीधा कर दिया, क्या कर दिया, इसको हमने सीधा कर दिया। सीधा किया तो किस रेखा से, आधार रेखा, बेस लाइन से। तो ये जो रेखा है, जो प्राकृतिक रूप से वास्तव में जो अंतिम छोर है, भूमि का जो अंतिम छोर, यहां हम देखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तट रेखा। और तट रेखा के बाद हमने सीधा करने के लिए क्या बनाया, एक काल्पनिक, ऐसा वास्तव में कोई रेखा नहीं बनाई, कल्पना किया, काल्पनिक एक रेखा ड्रा की है जिसे बोला गया आधार रेखा। ध्यान देना, इस तटीय रेखा और आधार रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं क्या, आंतरिक जल। क्या बोलते हैं, आंतरिक जल।
आंतरिक जल बोलते हैं, इंटरनल वाटर बोलते हैं। इस बेस लाइन के बाद 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक, कितने नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल मील या 12 नॉटिकल माइल अगर हम कहें, ना जाने 1 नॉटिकल जो माइल होता है उसमें 1.853 किलोमीटर होता है। समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वह नॉटिकल मिल में ही मापी जाती है, और 1 नॉटिकल मिल बराबर 1.853 किलोमीटर होता है। हमने देखा कि एक आधार रेखा हमने खींचा और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की जो दूरी है, ये जो क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र, इस क्षेत्र को प्रादेशिक सागर या क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। इंग्लिश में टेरिटोरियल सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। तो आपको पता है कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? प्रादेशिक सागर या क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। इंग्लिश में टेरिटोरियल सी बोलते हैं। होता क्या है, ये पूरी तरीके से जिस भी, जैसे मान लो भारत से लगा हुआ क्षेत्र है तो इसमें पूरी तरीके से भारत का कंट्रोल है, पूरी तरीके से। यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ पे जो भी चाहे वो भारत कर सकता है। जो क्षेत्रीय सागर होते हैं, जिसे हम लोग प्रादेशिक सागर भी कहते हैं, इंग्लिश में टेरिटोरियल से। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है, इस क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं। कौन सा मंडल बोलते हैं? अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं। इसको अगले जो 12 नॉटिकल मील है, इसको जो बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं। इंग्लिश में इसे कॉन्टेजिनियस सी बोलते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र में उस देश के पास अप्रवासी कानून को लागू करने, सीमा शुल्क वसूलने और वित्तीय जो कानून है उसको लागू करने का अधिकार होता है। ये जो क्षेत्र होता है कॉन्टेजिनियस सी या अविच्छिन्न मंडल का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में उस देश के पास, जैसे भारत का ये जो क्षेत्र है कॉन्टेजिनियस सी अविच्छिन्न मंडल, यहाँ पे भारत को अप्रवासी कानून, अपना जो सीमा शुल्क है और किसी भी प्रकार का जो वित्तीय शुल्क है उसे यहाँ लागू करने का अधिकार होता है। इसके आगे बढ़े, इसके आगे बेस लाइन से, जो हमने बेस लाइन एक आधार रेखा खींची थी, इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र होता है, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। हिंदी में अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में जिस भी देश के साथ ये अटैच है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पे सागरीय जो सफाई होती है, क्लियरेंस, पर्यावरण स्वच्छता, यहाँ पे किसी प्रकार के शोध, यहाँ पे जलीय जो वहाँ पे जीव है उनकी जनगणना, सर्वे, ये सब अधिकार रखता है वो देश जिस देश से ये लगा होता है। इस 200 नॉटिकल मील के बाद जो क्षेत्र होता है, जो सागर होता है, उसको हाई सी बोलते हैं। कौन सा सी बोलते हैं? हाई सी बोलते हैं। हिंदी में कहें तो उच्च सागर बोलते हैं। कौन सा सागर बोलते हैं? उच्च सागर बोलते हैं। ये जो उच्च सागर होता है, इस उच्च सागर पर सभी देशों का बराबर का अधिकार होता है। किस देशों का? सभी देशों का बराबर का अधिकार होता है। तो हमने क्या देखा कि 200 नॉटिकल मील की दूरी तक, सिर्फ भारत यहाँ तक नहीं है जो हम देख रहे हैं, यहाँ तक नहीं, भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से 200 नॉटिकल मील की आगे तक जाएगा और वहां तक का उसका क्षेत्र होगा। भारत का क्षेत्र 200 नॉटिकल मील की तक वो जाकर के वहां पे साफ सफाई कर सकता है, वहां पे जनगणना करना, शोध करना, ये सब काम, जलीय मतलब जीवों की के बारे में सर्वे करना, ये सब काम कर सकता है। पहला जो, अगर बेस लाइन के बाद जो पहला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय सागर। कौन सा सागर? क्षेत्रीय सागर। उसके बाद का जो सागर होता है उसको अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। उसके बाद का जो सागर होता है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे। तो अभी आपने इन सागरों के बारे में थोड़ी सी, इन सागर की विशेषता जानी जो हमारे कोस्टल लाइन से लगे हुए हैं। हम इसे और भी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, भारत के बारे में और भी अच्छे से भारत के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।